हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें कि हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज इसका सेकेंड पार्ट है। हम जो है आपको थ्योरी क्लासेस दे रहे हैं, एक दिन हम आपको मैराथन क्लास दे देंगे क्वेश्चन श्रृंखलाओं का। ठीक है, तो बस मेरे साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये हमारा थ्योरी क्लास आपको कैसा लग रहा। तो चलिए आपको बता दें कि भारत में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ, वो किस लिए भारत में आना चाहते थे, इन सभी के बारे में हमने पहले पार्ट में चर्चा कर लिया है। और यूरोपीय कंपनियों का आने का सही क्रम क्या था, तो एक क्रम था इनका पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, डेनिश, फ्रांसीस। तो ये इस क्रम में भारत में आए थे। इसको हमने ट्रिक से बताया था, आप याद कर सकते हैं, PDEF इतना याद कर लेना। डेनिश कुछ ही समय के लिए भारत में थे, लेकिन अगर पूछा जाए तो क्रम में याद ही रख लेना, नहीं तो PDF से आप याद कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत की खोज करने के लिए सबसे पहले कौन सा यात्री निकला था, तो यह निकला था कोलंबस। लेकिन ये अपनी यात्रा जो है पश्चिम दिशा की तरफ स्टार्ट करी थी, इसलिए इन्होंने अमेरिका व वेस्ट इंडीज की खोज कर दी 1492 ईस्वी में। फिर कुछ सालों बाद जो है किसे भेजा गया, तो पुर्तगाल के वास्को डिगामा को भेजा गया। और इन्होंने अपनी यात्रा कैसे शुरू करी थी, तो हम आपको दिखा दें मैप में कि ये जो है महाद्वीप के किनारे किनारे जो है अपनी यात्रा शुरू करी। जैसे यूरोप से होता हुआ या भूमध्य सागर में, फिर वहां से अटलांटिक महासागर से ऐसे होते होते ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड पॉइंट पे पहुंचा। और यहाँ से एक मुसलमान था, आपने नाम नहीं बताया, मजीद नाम का, इसने जो है वास्को डिगामा की मदद करी और यह जो है समुद्री मार्ग से होता हुआ यह कालीकट बंदरगाह पे पहुंच गया। कहाँ पे? केरल में। ठीक है, और यहाँ पे एक राजा थे जमोरिन, जो कि वास्को डिगामा का स्वागत किया। इस प्रकार से भारत में सबसे पहला पुर्तगाली आने वाला कौन था? वास्को डिगामा। इसने अपनी यात्रा शुरू करी थी 17 मई 1498 को, और यह 90 दिन में भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंच गया। और आपको पूरा वीडियो अगर देखना है तो पहले पार्ट इसका जरूर देखें। अब हम देखने चल रहे हैं इसके जो है पुर्तगाली में कौन से गवर्नर जनरल भारत में आए थे, इसका क्रम हम देखने जा रहे हैं। तो भारत में आने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था पुर्तगाली, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रांसिस डी अल्मेडा, यह जो है पुर्तगाल का एक नागरिक था और यात्री था। यह जो है भारत में कब आया, तो यह इसका कार्यकाल भारत में था 1505 से लेकर 1509 तक। यह पुर्तगाली कंपनियों का यह गवर्नर था। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था, तो यह अल्मीडा था। याद रखना, इसका कार्यकाल कब तक था, भारत में कब तक रहा, 1505 से लेकर 1509 तक। अब इसके बारे में और व्याख्या देखते हैं कि जो है हिंद महासागर के व्यापार पर अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से अल्मीडा ने शांत जल नीति अपनाई। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, शांत जल नीति कहते हैं, या ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मतलब ये हो गया कि जो है अफ्रीका महाद्वीप, ये ऐसे मानो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ से आपका ये भारत है। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में एक नीति अपनाई, कौन सी? शांत जल नीति, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक, आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे ये नीति चलाई कि अब जो है चाहे इधर से कोई व्यापारी आएगा या भारत से अगर हिंद महासागर में प्रवेश करता है तो उसके लिए उन्होंने कौन सी नीति चलाई थी? शांत जल नीति। और यह जो है पुर्तगालियों के पूरे अधिकार में हो गया। पुर्तगाली जो है इस महासागर पर, हिंद महासागर पर पूरा अपना अधिकार जमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कौन सी अपनी नीति अपनाई? शांत जल नीति। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शांत जल नीति किस कंपनी ने अपनाई, तो आप बता देना पुर्तगाली ने। अगर व्यक्ति का पूछे तो बता देना आप अल्मीडा ने शांत जल नीति अपनाई थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को क्या कहा जाता था। जो उनका कंपनी था उसे क्या कहते थे, तो उसे कहते थे एस्तादो दी इंडिया। क्या कहते थे? एस्तादो दी इंडिया। यह पुर्तगालियों की कंपनी का नाम था, एस्तादो दी इंडिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है अल्मीडा के बाद कौन आया, गवर्नर जनरल कौन बना, तो यह बना था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इसका कार्यकाल कब था, तो यह इसका कार्यकाल था 1509 से लेकर 1515 तक। ये 15 है, 1515 तक। भारत में पुर्तगालियों का यह द्वितीय गवर्नर था। ठीक है, यह द्वितीय गवर्नर था अल्बुकर्क। और पहला कौन था, तो मैंने बताया पहला अल्मीडा था। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो यह वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, याद रखना कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यह अल्बुकर्क था।
अब देखते हैं कि भारत में अल्फांसो आम की खेती किसने शुरू करी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्बुकर्क ने। भारत में अल्फांसो आम की खेती किसने शुरू करी थी, तो सही जवाब हो जाएगा अल्बुकर्क, क्योंकि इसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो इसीलिए इन्होंने एक खेती स्टार्ट करी अल्फांसो आम। अब देखते हैं कि इसने भारत में पहला अटैक कहाँ पे किया था, तो 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर, ठीक है, बीजापुर के शासक का क्या नाम था, आदिल शाह, बीजापुर के शासक आदिल शाह पर आक्रमण करके गोवा छीन लिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोवा को किसने छीना था, तो क्वेश्चन हो जाएगा अल्बुकर्क किससे छीना था, आदिल शाह से, और गोवा पर अटैक कब करा था, तो 1510 ईस्वी में। मैं क्वेश्चन श्रृंखला जब लाऊंगा तो आप उसमें एकदम सैटिस्फाइड हो जाएंगे। अब देखते हैं कि 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पे जो है अल्फांसो की मृत्यु हो जाती है कब, 1515 ईस्वी में, और यह भारत का यह जो है पुर्तगाली कंपनी का दूसरा जो है क्या था, गवर्नर था। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद जो है पुर्तगाली कंपनियों का गवर्नर कौन बना, तो अल्बुकर्क के बाद अब जो है यूरोपियों पुर्तगालियों का गवर्नर तीसरा कौन था, तो उसका नाम था निनो डी कुन्हा। इसका कार्यकाल था 1529 से 1538 तक, ठीक है। अब देखते हैं कि पुर्तगालियों का भारत में तीसरा गवर्नर कौन था, तो ये था निनो डी कुन्हा। इसने जो है राजधानी कोचीन से कहाँ पे स्थानांतरित की, गोवा, ठीक है, याद रखना। तो कोचीन से गोवा स्थानांतरित की, राजधानी जो है कोचीन से गोवा स्थानांतरित किसने की, निनो डी कुन्हा ने, ठीक है। गोवा को जीता किसने था, अल्बुकर्क ने, याद रखना। अब इस समय जो है भारत में किसका शासन था, तो भारत में इस समय शासन था बाबर का, क्योंकि इन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी और जो है यह जीत गया था। और यह जो है भारत का शासक कब तक रहा, बाबर 1526 से लेकर 1530 तक था। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और 1530 में ही इसका बेटा जो है हुमायूं जो है भारत का बादशाह बन जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है भारत में जब पुर्तगाली आए थे तो उस समय जो है भारत में कौन शासन कर रहा था, तो भारत में शासन कर रहे थे बाबर, यानी कि मुगल साम्राज्य। अब देखते हैं कि कार्टेज पद्धति, ये कार्टेज पद्धति क्या है, यह एक प्रकार का लाइसेंस था जो एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से लेना पड़ता था। अब कार्टेज पद्धति क्या है कि मैं आपको मैप से समझा देता हूँ। ये आपका हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये आपका हो गया अफ्रीका महाद्वीप, और ये आपका हो गया इंडिया, और इधर भी तमाम देश हैं, ऊपर भी हैं। तो कार्टेज पद्धति का ये मतलब है कि जो ये हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर में अगर उस समय पे व्यापार जो है नाव से होता था, तो अगर किसी का नाव इसमें प्रवेश करेगा तो उसे परमिट लेना पड़ेगा पुर्तगालियों से, ठीक है। उसी परमिट को क्या कहा जाता था, कार्टेज पद्धति, ठीक है, कार्टेज पद्धति कहा जाता था। तो पुर्तगाली उसे परमिशन देते थे और जो है वह अपने जहाज को आयात और निर्यात कर सकता था इन हिंद महासागर से होकर। यहाँ तक कि उस समय पे पुर्तगालियों का इतना प्रभाव हो गया था कि भारत के जो शहंशाह बाबर होते थे उन्हें भी जो है कार्टेज पद्धति लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था पुर्तगालियों से। तो इस हिसाब से जो है हिंद महासागर पर पूरा अधिकार किसका हो गया था, पुर्तगालियों का, और व्यापार करने के लिए आपको कार्टेज पद्धति जो है पुर्तगालियों से लेनी पड़ती थी, याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का योगदान क्या है। भारत में पुर्तगालियों का भारत में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज। भारत में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू उगाया गया, मतलब तंबाकू पुर्तगालियों का देन है। मूंगफली, लाल मिर्च, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद और भी बहुत सब कुछ थे जो कि पुर्तगाली भारत लेकर आए थे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और भारत में जहाज निर्माण का कार्य किसने शुरू करा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जहाज निर्माण की कार्य सबसे पहले किसने शुरू करा था, तो पुर्तगाली ने। तो याद रखना भारत में जहाज निर्माण का कार्य भी पुर्तगालियों ने शुरू किया था, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। भारत में चर्च का कैथोलिक मॉडल भी शुरू किया। पुर्तगालियों ने भारत में चर्च का कैथोलिक मॉडल, याद रखना कैसा, चर्च का कैथोलिक मॉडल भी शुरू किया। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने की। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ शुरू किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। और कब की गई थी, 1556 ईस्वी में, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि यूरोपियों में पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए लेकिन सबसे बाद में गए। ठीक है, आने में तो सबसे पहले आए थे, ठीक है, ये पहले आए थे लेकिन गए थे सबसे बाद में, याद रखना। अब देख लेते हैं कि जो है इन्हें भारत से कब खदेड़ा गया। तो 1961 ईस्वी में गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से खाली करवाया गया था। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट कि डच कंपनी का आगमन भारत में कब हुआ था और सबसे पहले आने वाला डच कौन था। तो डच जो है ये नीदरलैंड के लोगों को डच कहते थे। डच जो है नीदरलैंड के जो लोग थे उन्हें डच कहते थे। और भारत में आने वाला सबसे पहला डच कौन था, तो उसका नाम था कॉर्नेलियस हाउटमैन। याद रखना, भारत में आने वाला सबसे पहला डच कौन था, तो कॉर्नेलियस हाउटमैन। और यह कब आया था, तो यह आया था 1596 ईस्वी में। आगे देखते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। कब हुई थी, तो 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट का मतलब होता है कि जो पूर्व के साथ व्यापार करते हैं उन्हें जो है ईस्ट उनके आगे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये यूरोप लोग जो थे ये पश्चिम में स्थित थे, तो ये अपने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए तो हमेशा पूर्व के लिए ईस्ट लगाते थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। अब देखते हैं कि नीदरलैंड के जो लोग थे वो सबसे पहले जो है कहाँ पे आए, तो वो सबसे पहले आए थे सुमात्रा द्वीप पर। वो भारत नहीं आए थे, वो केप ऑफ गुड के रास्ते जो है कहाँ पे आए थे, सुमात्रा पे आए थे। मतलब हम आपको चित्र से बता दें, वो आए सबसे पहले यहाँ से, अब महाद्वीपों के किनारे से होते हुए ये सबसे पहले कहाँ पे आए, तो यह आए केप ऑफ गुड में। ठीक है, इसके बाद केप ऑफ गुड से ये जो है अरब सागर यानी कि हिंद महासागर से होते हुए ये जो है कहाँ पे चले गए, ये सुमात्रा द्वीप पर चले गए। ठीक है, और ये यहाँ पे आए थे मसालों के लिए। तो ये काफी दिनों तक ये जो है सुमात्रा महाद्वीप पे डच लोग रहे। फिर यहाँ से जो है अपना रास्ता तय कर लिए, कहाँ पे, भारत के लिए। तो ये अपना रास्ता भारत के लिए तय कर लिए और भारत में ये जो है व्यापार करने के लिए आए थे सूती वस्त्रों के बारे में। जब इन्हें लगा कि सूती वस्त्रों में बहुत प्रॉफिट है तो ये कहाँ पे चले आए, तो ये चले आए भारत में। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। डच संसद ने एक चार्टर या संधि की किसके साथ, डच कंपनियों के साथ। वहां की जो संसद थी डच कंपनियों के साथ जो है एक चार्टर या संधि साइन करी कि जो है तुम जो है जाके ईस्ट में कंपनी स्थापित करो, उनके साथ युद्ध भी कर सकते हो, इलाके भी जीत सकते हो और किले भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ की संसद ने परमिशन दे दिया कि तुम जो है पूर्व के साथ जाओ, व्यापार करो, अगर जरूरत पड़े तो युद्ध भी कर सकते हो, अगर इलाके पे कब्जा करना हो तो उसे भी कब्जा कर सकते हो, अपने किले बना सकते हो। तो जो है डच कंपनियां ईस्ट के साथ व्यापार करने चली आई जब उन्हें यह परमिशन मिल गया। तो इसकी शुरुआत में इनका व्यापार जो है इंडोनेशिया से मसालों के लिए था। मैंने बताया ना कि जो है ये केप ऑफ गुड से होते हुए सुमात्रा द्वीप पर चली गई, जो कि इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है, और यहाँ पे ये मसालों के लिए आए थे। लेकिन इंडोनेशिया से या भारत आए तो सूती वस्त्रों के लिए। ठीक है, ये इंडोनेशिया से भारत आ गए किसके लिए, सूती वस्त्रों के लिए, क्योंकि इन्हें सूती वस्त्र में बहुत ज्यादा फायदा दिख रहा था और भारत में सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा मार्केट था। तो ये जो है इंडोनेशिया से होते हुए भारत में चले आए। डचों की पहली फैक्ट्री भारत में कब स्थापित हुई, तो स्थापित हुई थी 1605 ईस्वी में। ठीक है, 1605 ईस्वी में डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। इसके बाद डचों ने भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए। भारत में जो यूरोपियंस के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो वह डचों के द्वारा चलाए गए थे। याद रखना, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें पैगोडा कहा जाता था, जिन्हें पैगोडा सिक्का कहा जाता था। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस यूरोपियंस के द्वारा स्वर्ण सिक्के चलाए गए, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डच। और इन स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था, इन स्वर्ण सिक्के को कहते थे पैगोडा के सिक्के। आगे देखते हैं कि भारत में स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाया था भारत में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदू यूनानियों के द्वारा भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। अब है कि डचों के भारत में उद्योग, डचों में भारत के कौन से उद्योग थे, तो डचों में भारत के उद्योग थे सूती वस्त्र का और नील उद्योग का। ये दो ही उद्योग कर रहे थे। बंगाल में प्रथम फैक्ट्री, डचों की भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित थी कब, तो यह स्थापित थी
1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, लेकिन बंगाल में डचों की प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी, तो यह थी पीपली में। ठीक है, यह पीपली में स्थापित की गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज को आप लोग जानते हैं कितने चालाक थे। ये जो है पूरे भारत पर खुद ही अकेले व्यापार करना चाहते थे, जिससे कि वो धीरे धीरे करके इन कंपनियों को हराते गए और पूरे भारत पे अपना अधिकार कर लिया। तो इसी बीच जो है डचों का एक युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ, जिसका नाम है वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध कब होता है, तो यह होता है 1759 ईस्वी में। कब होता है, 1759 ईस्वी में। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और किसके साथ, अंग्रेजों व डचों के बीच होता है, जिसमें डच हार जाते हैं। ठीक है, जिसमें डच जो है, जब मैं एरो का निशान नीचे कर दूंगा जिसके साइड, तो समझ लेना कि वो हार गया है, और जिसकी साइड में ऊपर कर दूंगा तो वो समझो जीत गया है। तो अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ, जिसमें डच जो है हार जाते हैं। किस युद्ध में, वेदरा के युद्ध में, जो 1759 ईस्वी में हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, जब ये युद्ध चल रहा था तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो उस समय थे रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि आपको पता है कि 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, और किसके नेतृत्व में, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। याद रखना। अब हम आगे देख लेते हैं। जब वेदरा के युद्ध में डच हार जाते हैं तो उसके बाद वहां पे जो है उनको जो है भगा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो इस प्रकार से डचों का जो है काम तमाम हो जाता है, वो भारत के थोड़े से हिस्से में सिमट कर रह जाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि अंग्रेजों का आगमन भारत में कब हुआ, इनकी कंपनी का क्या नाम था, और इनका जो है प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था। तो ब्रिटिशर्स के बारे में देखते हैं। 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स ने ब्रिटेन में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की। अब हम आपको इसका एक्सप्लेन कर दें कि 1599 ईस्वी में जो वहाँ के व्यापारी थे, ठीक है, ब्रिटेन के व्यापारी थे, उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है, उन व्यापारियों को मर्चेंट एडवेंचर्स कहा जाता था, क्योंकि इन्हें परमिशन चाहिए था ब्रिटेन महारानी से। और इन्होंने जिस कंपनी की स्थापना करी थी उस कंपनी का क्या नाम था, भारत में व्यापार करने के लिए जिस कंपनी की स्थापना की गई थी, क्वेश्चन पूछा गया उसका क्या नाम था, तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, मतलब पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की कंपनी नामक कंपनी की स्थापना की गई, जिसे क्या कहा जाता था, इस कंपनी को क्या कहा जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, पूर्व के साथ व्यापार करने की कंपनी के नाम से जानते थे। अब देखते हैं कि इन्हें परमिशन कब मिला, और इन्हें परमिशन, इन मर्चेंट्स एडवेंचर्स को, इन व्यापारियों को परमिशन किसने दिया, तो 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, याद रखना महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, ये क्वेश्चन पूछता है कि एलिजाबेथ फर्स्ट थी, सेकंड थी या थर्ड थी। तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा राजलेख जारी किया गया, ठीक है, एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने वर्षों के लिए महारानी ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दिया था कि जो है भारत और ईस्ट के साथ, मतलब जैसे सुमात्रा हो गया, इंडोनेशिया, इन सभी के साथ व्यापार करने की परमिशन दी थी। तो 15 वर्षों के लिए सिर्फ इन्हें परमिशन मिला था, तक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, कब मिला था, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा राजलेख जारी किया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अब देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तभी हो गई थी जब इन्हें यह परमिशन मिला था। तो देख लेते हैं, इन्हें परमिशन मिला था, क्वेश्चन पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो सही जवाब हो जाएगा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में भारत में आने वाला अंग्रेज, भारत में आने वाला कब, 1600 ईस्वी में भारत में आने वाला अंग्रेज कौन था, तो इसका नाम था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस था, जिसको ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। भारत में आने वाला अंग्रेज विलियम हॉकिंस को किसने भेजा था, तो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने भेजा था। और किसके दरबार में भेजा था, तो यह भेजा गया था जहांगीर के दरबार में। याद रखना। आगे देख लेते हैं, विलियम हॉकिंस किस जहाज से आया था, तो इस जहाज का नाम पूछा भी गया है क्वेश्चन में कि विलियम हॉकिंस किस जहाज से जहांगीर के दरबार में आया था, तो उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। यह रेड ड्रैगन नामक जहाज से भारत के
राजा जहांगीर के दरबार में आया था और किस बंदरगाह पे आया था, तो यह आया था सूरत बंदरगाह पे। ठीक है, या डायरेक्ट जो है सूरत बंदरगाह पे अपने जहाज को लेकर आया था। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कैप्टन खान की उपाधि दी। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कैप्टन खान की उपाधि दी। विलियम हॉकिंस को जो है फारसी भाषा आती थी। ठीक है, तो जहांगीर को जो है, अब जो भारत के शहंशाह थे तो इनके सामने कोई अंग्रेजी में बात करेगा तो जहांगीर को बुरा लगेगा, इसलिए जो है विलियम हॉकिंस ये मतलब इसको कई भाषा आता था, तो ये जो है फारसी भाषा में जहांगीर से बात किया और जहांगीर को उसका बात व्यवहार अच्छा लगा, इसलिए जो है उसे खुश होकर कैप्टन खान की उपाधि दे दी। ठीक है, तो महाराजा ने जो है जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कैप्टन की उपाधि दे दी। इसके बाद क्या होता है, और परमिशन भी दे दी कि तुम जो है सूरत में अपनी फैक्ट्री खोल सकते हो, क्योंकि उस समय जो है भारत के जो है शहंशाह कौन थे, तो जहांगीर थे। बिना परमिशन के जो है अंग्रेज जो है इतने अभी मजबूत नहीं थे कि जो है अपने मन से कहीं पे फैक्ट्री बना सके, तो इसलिए परमिशन लेने गए थे और फारसी में जहांगीर से बात की, तो जहांगीर उनके ऊपर खुश हो गए और उन्हें परमिशन भी दे दी कि ठीक है तुम सूरत में फैक्ट्री खोल सकते हो। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो सूरत में खोली थी। ठीक है, सूरत में खोली थी। और कब खोले थे, तो सही जवाब हो जाएगा 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, अस्थायी फैक्ट्री। आगे देखते हैं कि 1615 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट ने अपने दूत टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। तो जेम्स प्रथम ने पहली बार किसे भेजा था, तो 1600 ईस्वी में किसे भेजा, विलियम हॉकिंस को, और दूसरी बार 1615 ईस्वी में किसे भेजा था, तो यह टॉमस रो को भेजा था। क्वेश्चन याद रखना, सन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो जो है अपने दूत को भेज चुका है। पहली बार भेजा था 1600 में किसे, विलियम हॉकिंस को भेजा था, और इसके बाद सेकेंड टाइम किसे भेजा था, तो यह भेजा था 1615 ईस्वी में टॉमस रो को। किसके दरबार में, तो ये भी जो है जहांगीर के दरबार में भेजा था। आगे देखते हैं हम, आगे है कि 1661 एडी में ब्रिटिश राजकुमार, ठीक है, 1661 एडी में ब्रिटिश राजकुमार जिनका क्या नाम था, चार्ल्स सेकेंड। ठीक है, चार्ल्स सेकेंड ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा, याद रखना, अभी इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड ने पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया तथा दहेज में जो है बॉम्बे प्राप्त किया। अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि जो ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, वो जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ उसका विवाह हुआ। और सोचिए कि जो है विवाह कहाँ पे हो रहा है, यूरोप में हो रहा, लेकिन दहेज के तौर पे कहाँ पे दहेज दिया जा रहा है, बॉम्बे में। जो बॉम्बे शहर था उस पर किसका अधिकार था, तो पुर्तगालियों का अधिकार था। तो शादी वहां पे हो रही थी, तो पुर्तगालियों से कहा गया कि हमें दहेज में जो है बम्बई चाहिए। जो पुर्तगाली के महाराजा थे तो बोले ठीक है, हम जो है दहेज में जो है चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे दे रहे हैं। तो इन्होंने जो है बॉम्बे दहेज में दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि चार्ल्स ने जब बॉम्बे को दहेज में ले लिया तो बॉम्बे को 10 पाउंड, ठीक है, 10 पाउंड प्रतिवर्ष किसे दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। लिया पुर्तगाल से, एक सेकेंड हम आपको बता दें, लिया किससे, पुर्तगाल से। ठीक है, पुर्तगाल के कब्जे में बॉम्बे था, तो चार्ल्स ने पुर्तगाल से ले लिया बॉम्बे, और इसके बाद बॉम्बे इससे लेने के बाद किसे दे दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। जो व्यापारी आए थे भारत में व्यापार करने के लिए उसे दे दिया, और उनसे बोला कि मुझे जो है 10 पाउंड प्रतिवर्ष आपको किराए पर देना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला ठीक है। तो इस प्रकार से चार्ल्स द्वितीय की शादी किससे हुई थी, कैथरीन ब्रिगेंजा से, जो पुर्तगाली थी, और दहेज में इसे बॉम्बे मिला जो कि पुर्तगाली के कब्जे में बॉम्बे था। इसके बाद बॉम्बे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी से 10 पाउंड प्रतिवर्ष किराए पर लेना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कि अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। क्वेश्चन इसको ध्यान से देखना कि अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता अंग्रेजों की 1774 से लेकर 1911 तक राजधानी भी रही। अंग्रेजों की जो है कलकत्ता 1774 से लेकर 1911 तक राजधानी रही। अब देखते हैं कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली वर्ष 1911 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के समय। अब देखते हैं कि 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख सियर, काफी समय बीतने के बाद जो है
स्टूडेंट इतना डीपली नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। हम आपको जो है रिवीजन कराएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सॉल्व भी करा देंगे, तो आप परेशान नहीं रहें, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा हम उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा विलियम हैमिल्टन को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का शाही फरमान दिया गया या मिला। और जो है फर्रुखसियर ने विलियम हैमिल्टन से कहा था कि मुझे जो है 3000 वार्षिक शुल्क सिर्फ देकर तुम जो है कलकत्ता में यानी बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते हो। अब ऐसा क्यों हुआ इसको बता दें कि उस समय पे फर्रुखसियर बहुत बीमार रहता था, तो ये ठीक नहीं हो रहा था। तो ये ब्रिटेन का ये डॉक्टर था विलियम हैमिल्टन, तो इसने जो है फर्रुखसियर के गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो उसको ठीक कर दिया। तो इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने इसे शाही फरमान दे दिया कि ठीक है तुम बंगाल में जो है कर मुक्त व्यापार कर सकते हो, लेकिन मुझे जो है वार्षिक 3000 शुल्क दे देना। तो अब आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर से फरमान कौन हासिल किया था। तो सही जवाब इसका दे देना विलियम हैमिल्टन। अब देख लेते हैं कि बम्बई का संस्थापक किसे माना जाता है। तो बम्बई का संस्थापक माना जाता है गेराल्ड अंगियार को। और कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है, तो जॉब चारनाक को। और मद्रास का संस्थापक कौन था, तो फ्रांसिस डे। अब आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं कि भारत में डेनिश कब आए थे। अब उनके बारे में पढ़ ले, क्योंकि हमने जो है 2 से 3 कंपनियों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले डेनिश के बारे में। डेनिश भारत में कब आए थे, यानी कि ये डेनमार्क के लोग थे। डेनिश किसे कहा जाता था, तो ये जो डेनमार्क के लोग थे इन्हें डेनिश कहा जाता था। ये भारत में कब आए, तो ये भारत में आए थे 1616 ईस्वी में। याद रखना, डेनिश भारत में 1616 ईस्वी में आए थे। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। डेनिश देखो सभी कंपनियों के साथ जो है, क्योंकि पूर्व के साथ व्यापार कर रहे हैं तो ये जो है इनकी कंपनियों में ईस्ट लगता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1616 ईस्वी में। अब देखते हैं कि 1920 ईस्वी में डेन लोगों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करी थी, तो ट्रैंकोबार में। कहाँ पे, तो 1620 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी, ट्रैंकोबार में। और यह कहाँ है, केरल में। अब देखते हैं कि दूसरी फैक्ट्री कब खोले थे डेनिश लोगों ने, तो यह खोले थे 1676 ईस्वी में सेरामपुर। कहाँ पे, सेरामपुर, जो कि बंगाल में है। तो दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में सेरामपुर बंगाल में खोले थे। अब इसके बाद देखते हैं कि डेन के भारत में व्यापार कौन कौन से थे, भारत में वो व्यापार किस चीज का करना चाहते थे उसके बारे में देख लेते हैं। तो डेन का भारत में व्यापार था चाय का व्यापार, ठीक है, ट्रेड विथ टी। एंड सेकेंड क्या था, तो चीन के साथ व्यापार, ट्रेड विथ चाइना, इनका ये व्यापार था। अब देखते हैं कि जो है 1745 ईस्वी में डेन लोग अपना सारा व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिए, क्योंकि जो है अंग्रेज किसी को सुकून से जीने नहीं दे रहे थे। वो हर एक कंपनी को परेशान करके रख रहे थे, क्योंकि जो है उन्हें भारत से बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि हम पूरे भारत पे अकेले ही राज करें। इसलिए जो है ये डेन को भी परेशान कर रहे थे, लेकिन इनके साथ कोई युद्ध नहीं करे। डेन को पता था कि हम इनसे जीतेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि क्यों हम लड़ें, बस अपना फायदा लेके जो कंपनी है उसको बेच देंगे और इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तो 1745 ईस्वी में डेन लोग अपना सारा व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देते हैं। अब देख लेते हैं कि जो है फ्रांसीसी कब आए थे भारत में। अब उनके भी बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेन जो है बहुत कम ही समय के लिए भारत में रहे थे। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं फ्रांसीसियों के बारे में थोड़ा सा। तो फ्रांसीसी यानी फ्रेंच सर्वप्रथम 1664 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी था कॉलबर्ट। कौन था, कॉलबर्ट। सर्वप्रथम 1664 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी था कॉलबर्ट, जिसको फ्रांस के महाराज लुई 14, याद रखना इंपॉर्टेंट है कि भारत में आने के लिए फ्रांस के किस महाराजा ने परमिशन दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुई 14 ने। और किसको परमिशन दी थी, तो कॉलबर्ट को, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले भारत में आने वाला फ्रांसीसी था कॉलबर्ट, इसे परमिशन दिए थे लुई 14 के द्वारा, यह भारत में भेजा गया था। अब देखते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1664 में। ये भारत में प्रवेश करेंगे तभी तो इनकी कंपनी बनेगी, ठीक है। तो इन जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1664 ईस्वी में। अब आगे देख लेते हैं, फ्रेंच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली थी। तो फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी सूरत में। अंग्रेजों ने भी अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ खोली थी, सूरत में। और फ्रेंच ने भी अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली थी,
तो सूरत में। ये खोले थे 1668 ईस्वी में। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी और 1668 ईस्वी में खोली थी। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने शेर खान लोदी पर आक्रमण करके पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया। क्वेश्चन पूछा गया है कि और फ्रांसीसी जो है हमेशा ये जो है कहाँ पे रहे थे, इनका ज़्यादातर प्रभाव था पांडिचेरी में ही। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने किसको हराया था, तो शेर खान लोदी को, जो कि पहले पांडिचेरी पर इसका अधिकार था, लेकिन फ्रैंको मार्टिन जो फ्रांसीसी था इसने शेर खान लोदी को हरा दिया और पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन समय बीतता गया, कुछ समय क्या हुआ कि अंग्रेजों का किसी से पटा नहीं, इसलिए जो है इनका युद्ध भी, फ्रांसीसियों का युद्ध भी किसके साथ हो गया, अंग्रेजों के साथ। तो युद्ध का नाम था वांडीवास का युद्ध। ठीक है, वांडीवास का युद्ध ये कब लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, तो यह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इसमें जो है फ्रांसीसी बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो फ्रांसीसी जो है अब उनके पास एक ही चारा था कि वो जाके इनको अंग्रेजों ने कहा था कि अगर व्यापार करना है तो सिर्फ पांडिचेरी तक सीमित रहो, इसके आगे बढ़ोगे तो फिर पांडिचेरी भी छीन लेंगे। तो इन्हें वांडीवास का में हारने के बाद ये अपना सारा व्यापार ले जाके एक ही जगह पे सिमट के रह गए, पांडिचेरी में। तो इस हिसाब से भारत में पूर्ण प्रभुत्व किसका हो गया, अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने बारी बारी पुर्तगाली को हराया, उनके साथ मतलब समझौता करके पूरी कंपनियों पे अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद जो है डचों को हराया, फिर इसके बाद डेनिश को हराया और लास्ट में किसे हरा दिया, फ्रेंच को हरा दिया। तो इस हिसाब से पूरे भारत पे जो है किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम कल पढ़ने वाले हैं, आपको बता देंगे कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कब और कैसे हुई। तो आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।